तो इकोनॉमिक वॉरफेयर को इसमें हम देखेंगे और क्या ये जो अभी एक नेवल ब्लॉकेट यूएस के द्वारा किया जाने की बात की जा रही है, या यूएस ने जो ईरान के ऊपर बोला है कि भाई हम नेवल ब्लॉकेट करेंगे, तो क्या ये इसी का पार्ट है? हम इसी को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक वॉरफेयर जो अभी दिखने में आ रहा है, ये कोई नई वर्ड नहीं है। इसी को हम डिटेल्स में देखेंगे कि वर्ल्ड में जब हम देखते हैं किसी कंट्री का, देखते हैं कि ये पावरफुल कंट्री है, ये सुपर पावर बनने वाला है, तो उसमें एक इकोनॉमिक डायमेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में किसी भी कंट्री का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप यदि देखोगे तो वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उसकी वैल्यू अब ज़ीरो के बराबर ही है। उसका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। तो इसमें देख सकते हैं कि इसके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या रोल होता है। उसका तो रोल यही है कि जो भाई वर्ल्ड को स्मूथली चलने दो, और जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर रहना चाहिए, वो उसी के लिए बनाया गया था। लेकिन आप देखोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है। कुछ 5-10 साल में देख सकते हैं, जैसे वर्ल्ड का पावर शिफ्ट हुआ है जब से चाइना एक तरीके से इमर्ज किया एक पावरफुल कंट्री, और यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, चाइना इमर्ज किया, डायरेक्ट यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की तरफ आगे बढ़ रहा था। यूएस को चैलेंज होना स्टार्ट हुआ, तो उसने पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको तोड़ना स्टार्ट किया। उसी तरीके से चाइना ने भी बहुत कुछ किया है। तो जैसे कि आप देखोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह गया, क्योंकि इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, उसमें जो मेंबरशिप होना चाहिए, अमेरिकन अपना मेंबर भेज ही नहीं रहा है, इसके लिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया। आप देखोगे यूएन, देखोगे यूएनओ को, तो उसका भी कोई है ही नहीं रोल है। सिक्योरिटी काउंसिल है, तो वो क्या है, एक तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल को यूज किया जाता है अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। अदर यदि देखोगे यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, एचसीआर देखोगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भी है, ये क्या है, ये वेस्ट का एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा के लिए रहा है। किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर ये ह्यूमन राइट का वायलेशंस को लेकर वो रिस्ट्रिक्शन लगाना, सैंक्शन लगाना, इस सब तरीके से यूज़ करता रहा, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं। अदर ऑर्गेनाइजेशन यदि आप देखोगे, WHO देखोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी वैसे ही रहा। कोविड के टाइम में देख सकते हैं WHO का क्या रोल रहा है। तो अब वर्ल्ड में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का उतना रोल है नहीं। तो इसी सब के संदर्भ में हम देखेंगे ये इकोनॉमिक वॉरफेयर किस तरीके से काम करता है। इसी में हम देखेंगे नेवल ब्लॉकेट। देखिए, सबसे पहले हम नेवल ब्लॉकेट को यदि हम देखें, तो ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक टूल्स है। ये देखिए, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई कंट्री है, और इस कंट्री का ये सारे, ये हो गए उसके कोस्टल एरिया। मतलब इधर से ये कंट्री सी में सी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे इस कंट्री का पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट है, ये सारे पोर्ट्स हैं। तो जब हम कोई कंट्री इसको जब ब्लॉक करता है, तो इसके चारों तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे तरीके से अपनी नेवी को ला के खड़ा कर देता है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्योंकि ये वाला एरिया जो है, इसको क्या बोला जाता है, ये इसमें आ जाता है, EEZ में आ जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या ये हो गया टेरिटोरियल वाटर हो गया। ठीक, ये इधर का इसका टेरिटोरियल वाटर हो गया। 12 नॉटिकल माइल्स तक आई थिंक होता है, और ये 200 नॉटिकल्स माइल तक होता है। ठीक, तो इसमें तो डायरेक्ट कंट्री का क्या होगा, कंट्रोल होता है इसमें। इस यहाँ तक तो नहीं आ सकता है, लेकिन EEZ के बाद से इसको क्या बोला जाता है, हाई सी बोला जाता है। इस हाई सी में क्या होता है, हर एक कंट्री का इक्वल राइट्स होता है। तो जो जिस जिस कंट्री का नेवी स्ट्रांग है, और ये इसकी इनेमी कंट्री है, तो इसके सामने लाके ये सारे नावल एसेट्स है उसको डिप्लॉय कर देता है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे जब डिप्लॉय कर देगा, तो इस कंट्री का जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, मान लीजिए इस कंट्री का ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसको रोक देगा। यहाँ से जैसे ही इसका ऑयल का एक्सपोर्ट होने लगेगा, तो ये नेवी नेवी जो है यहाँ इसको रोक देगा, बोलेगा कहाँ जा रहे हो, ऐसे में जाओगे तुमको हम डुबा देंगे, तुमको ये जाने नहीं देंगे। इस तरीके से इस कंट्री को इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है उसको ब्लॉक कर देता है। तो यही होता है नेवल ब्लॉकेट। इससे क्या होता है, उस कंट्री का इकोनॉमी जो होता है वो इस वीक होने लगता है। ठीक, और क्योंकि ये कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट, वर्ल्ड में बहुत कम ऐसी कंट्री है सेल्फ डिपेंडेंट है। यदि मान लीजिए ईरान के बारे में हम यदि बात किया जाए,
तो हो सकता है ये फूड रिसोर्स जो फूड होता है उसमें ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, फूड को इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ इसको ब्लॉक कर देगा तो अब इधर से कोई फूड का भी नहीं जा सकता। मान लीजिए कि ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे इसको जाने दे, वो अलग चीज़ है। मान लीजिए मेडिकल का कोई जा रहा है यहाँ से हेल्प, तो इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दे। या फिर ये कंट्री यहाँ से ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा, और ऑयल का एक्सपोर्ट मान लीजिए चाइना की तरफ यदि करेगा तो इसको ब्लॉक कर देगा, भाई कहाँ जा रहे हो, नहीं जाने देंगे। अब जब ये चाइना को बेचेगा ऑयल, तब तो वहाँ से पैसे लेकर यहाँ से फिर आर्म्स हथियार खरीदेगा, कहाँ से, रसिया से खरीदेगा हथियार। आप कह सकते हैं कि भाई इसका बॉर्डर टच करता है, अफ़गानिस्तान के थ्रू ये जाके चाइना भेज सकता है, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो हो जाता है। आप जहाज़ के थ्रू, जो आपका टैंकर है उसके थ्रू कितना आप ऑयल भेजोगे, और आप इधर ना कोई आपका पाइपलाइन है, तो आप वैसे कैसे भेजोगे, मतलब लैंड के थ्रू भेजोगे तो वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है वो मैक्सिमम लगभग, यदि आप वॉल्यूम वाइज देखें, तो वॉल्यूम वाइज यदि देखोगे तो 90% ट्रेड जो होता है सी से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है और गुड्स का चीप होता है, इस वजह से ये हो रहा है। तो ये एक यूएस बोला है कि भाई नवल ब्लॉकेट करेंगे। नवल ब्लॉकेट में एक तो ये आपको पूरे सिस्टम हम बताने की कोशिश किए। सेकंड यदि इसमें देखोगे तो इसमें क्या होता है नवल ब्लॉकेट में, कि इसमें डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट मतलब ना तो ये इसके ऊपर गोले बरसाएगा, ना तो मिसाइल छोड़ेगा, ना तो ये उस पर मिसाइल छोड़ेगा, ठीक। डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप एक तरीके से उसको इंटिमिडेट करते हैं, ठीक। उसको एक तरीके से बाध्य करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई हम तुमको कुछ करने ही नहीं देंगे, चारों तरफ से घेर लेना और उसके बाद उसे कुछ नहीं करना, बाहर निकलने ही नहीं देना। ये इस तरह का एक नेवल ब्लॉकेट होता है, ठीक। यदि आप इस नेवल ब्लॉकेट को देखोगे तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक पार्ट है। अब देखिए, हम जब हम इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात करते हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर में, तो इकोनॉमिक वॉरफेयर में बहुत सारे टूल्स काम करता है। इस टूल्स में क्या होता है कि जो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, या जिसकी वो कह सकते हैं वर्ल्ड में एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो वो कंट्री इसको यूज करके, जैसे कि मान लीजिए रसिया के ऊपर हो गया, रसिया है, हो गया, ईरान हो गया, ठीक, नॉर्थ कोरिया है, इस ये सब कंट्री है। आप देखोगे कि जब रसिया ने क्या किया, क्रीमिया को एनेक्स किया, क्रीमिया को एनेक्स किया ब्लैक सी के अंदर, तो क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद इस 2014 में किया था, इसके ऊपर क्या लग गया, बहुत सारे सैंक्शन लग गए। सैंक्शन क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपके ऊपर ये सैंक्शंस में ये होता है कि आपका जो इंटरनेशनल एसेट्स हैं, ठीक, उसको आप वहाँ से आप डिफ्रीज नहीं करवा सकते, वहाँ पे फ्रीज कर देता है, जो भाई तुम इससे जो तुम्हारा एसेट्स है, जैसे कि मान लो रसिया का डॉलर यदि रखा होगा यूएस में, या रसिया का ट्रेजरी बॉन्ड है यूएस के अंदर रखा होगा, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो भाई तुम अभी निकाल नहीं सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यदि सैंक्शन में आप देखोगे तो अब जैसे कि रसिया पे दूसरा सैंक्शन लगा देगा कि जो भाई कोई भी कंट्री यदि रसिया से तेल खरीदेगा तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो ये एक सैंक्शन का पार्ट होता है, ठीक। या तो फिर एक सैंक्शन इसमें, मतलब अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है। यदि रसिया मान लो कि ऑयल सस्ते में बेचना स्टार्ट करेगा, तो उस पर कंडीशन लगा देगा कि जो भाई यदि रसिया 70 रुपये पर बैरल, $70 पर बैरल से यदि कम रेट पे यदि तेल बेचेगा और कोई कंट्री खरीदेगा, तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो ये, अब आप ये कह सकते हैं जो भाई ये टैरिफ या फिर लोग क्यों मानते हैं, एक्चुअली है क्या कि यूएस की इकॉनमी देखोगे तो वर्ल्ड के लग सारे कंट्री यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, यूएस की इकॉनमी पे डिपेंडेंट है, या वेस्ट की इकॉनमी से डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है। तो यदि आप ये बात को नहीं मानोगे, तब आप यूएस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो। यदि इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही देखोगे तो हम, इंडिया और यूएस का ट्रेड कितना है, 120 बिलियन डॉलर के लगभग है, ठीक, इतने डॉलर के लगभग है। अब यदि बोलेगा कि भाई रसिया से यदि आप तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो हम यहाँ पे क्या है, 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, तो हम लोग ज़्यादा गुड्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में है, ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और वहाँ से इंपोर्ट कम करते हैं यूएस से।
ठीक। अब हम यदि इस बात को नहीं मानेंगे, तो हमारे ऊपर क्या कर लेगा, टैरिफ बढ़ा देगा। तो जैसे ही टैरिफ लगा देगा, तो हमारी जो गुड्स है यहाँ पे क्या होगा, महँगा हो जाएगा। यूएस के अंदर मान लीजिए 20% टैक्स लगा दिया या 25% टैक्स लगा देगा यहाँ पे, तो जो हम लोग मान लीजिए 500 का बेच रहे थे, तो 500 का 25% कितना हो जाएगा, ₹125 हो गया, तो मतलब 625 में बिकेगा। तो यहाँ का लोग खरीदेगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक। तो ये होता है एक तरीके से सैंक्शन का, सैंक्शन काम करता है। ठीक। और सैंक्शन में दूसरे तरीके का भी है, जैसे क्वालिटी का लगा देगा, क्वालिटी का जो भाई आपकी क्वालिटी नहीं है, अच्छी नहीं है, या दूसरा ये लगा दे, कह सकता है कि जो भाई आपने केमिकल्स का बहुत यूज किया है, ठीक, इसीलिए हम आपका इंपोर्ट इतना नहीं करेंगे, कम करेंगे। या फिर ये लगा सकता है कि भाई आपने जो गुड्स को प्रोड्यूस किया है वो चाइल्ड लेबर के थ्रू आपने प्रोड्यूस किया है, इसीलिए हम आपका नहीं लेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप्स का सैंक्शन लगा सकेंगे। सैनिटरी फाइटो सैनिटरी का कॉन्सेप्ट लगा देगा, कुछ भी करके आपके ट्रेड को ब्लॉक करेगा। मतलब ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरह यूज किया जाता है। ठीक। यदि देखेंगे तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर में, जैसे कि हम आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए जैसे कि अभी चाइना के बारे में देखिए, एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। चाइना क्या है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसमें वर्ल्ड में अभी पीक पे काम करता है, वर्ल्ड में ये टॉप पे है। ठीक। अब वर्ल्ड की रेयर अर्थ मिनरल्स का काम किस में होता है, इसका काम होता है, आप जितने भी आपका क्रिटिकल्स इलेक्ट्रॉनिक क्रिटिकल आपका इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका मेडिकल में काम होगा, या आपका सेमीकंडक्टर्स है, या चिप है, ये सेमीकंडक्टर चिप हो गया, इस सब का काम किस में होता है, आपका इसका काम हो जाएगा, आपका डिफेंस में काम होगा। ठीक। डिफेंस के अंदर काम होगा, आपका डेटा सेंटर के अंदर काम होगा। ठीक। ठीक, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका काम होगा। तो ये और वर्ल्ड की जो आज के टाइम में डेटा सेंटर देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें, या इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, नेटवर्किंग्स देखें, जितने भी हैं सब वो उस पे वर्ल्ड की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उसमें कंट्रोल किसका है, चाइना का है। तो अब चाइना आपके साथ डायरेक्ट फाइट नहीं करेगा, आप सीधा बोलेगा चाइना की, जो भाई रेयर अर्थ मिनरल्स हैं हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। आप नहीं बेचेंगे तो आप उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको एक तरीके से वॉरफेयर की तरह यूज किया। अब वो नहीं बेचेगा तो आपके यहाँ पे जितने भी इस तरह का इंडस्ट्री है वो, उसका काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक। अब काम रुक जाएगा तो ऑब्वियसली है वहाँ पे जो गुड्स है मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है, आपकी इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट करेगा। तो इसको यूज किया जाता है। इसमें हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। कुछ दिन पहले जापान और चाइना के बीच में एक जो जापान चाइना के बीच में तो है ही, मतलब उसको लेकर जो बहुत सारे आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है ही। तो उसमें एक आइलैंड पे जापान ने अपना मतलब शिप विप भेज दिया था, या किसी भी तरीके से उसका एक काउंटर हो गया था चाइनीज़ के साथ। तो उसके बाद चाइना ने क्या किया, डायरेक्ट जापान के साथ फाइट नहीं किया। क्या किया, जापान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स का काम होता है, क्योंकि जापान देखोगे तो रिसोर्स में जापान क्या है, बहुत कम है, उसके पास रिसोर्स नहीं है जापान के पास। तो जापान को ये रेयर अर्थ मिनरल्स देना बंद कर दिया। ठीक। अब ये जैसे बंद कर देगा तो जापान की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इंडस्ट्री है उसको इफेक्ट करेगा। तो उसको इफेक्ट किया तो फिर जापान ने डायरेक्ट आके फिर चाइना से बात की, जी देखो जो हो गया बताओ, लेकिन ये जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दियो और ये नहीं तुम भेज नहीं रहे हो, तो उससे हमारी इकोनॉमी को हिट कर रहा है। तो इसीलिए फिर जाके फिर बात को सुलह होगी। तो चाइना इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो हम आपको एक ये दिखाएं। और देखते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर में आप यदि आओगे तो दूसरा क्या होता है, जो आपका वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल सिस्टम है। ठीक। उस फाइनेंशियल सिस्टम को यूज़ करके वर्ल्ड में क्या होता है, ट्रेड होता है। ठीक। ठीक, ट्रांजैक्शन होता है। ठीक। और जैसे कि स्विफ्ट हो गया एक कोड होता है। ठीक। ये वर्ल्ड के फाइनेंशियल क्लियरेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ये स्विफ्ट है, इस स्विफ्ट में किसका, वेस्ट का डोमिनेंस है। अब स्विफ्ट की जो मेंबर्स है उसी में से आपको निकाल देगा, तो फिर क्या होगा कि वर्ल्ड में आप फाइनेंशियल स्मूथली ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते। जैसे कि स्विफ्ट में इसको निकाल दिया था, रसिया को निकाल दिया गया था। ठीक। समझ गए। उसके बाद यदि देखोगे इकोनॉमिक वॉरफेयर में, तो इकोनॉमिक वॉरफेयर में बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे देखो,
करेंसी मैनिपुलेशन, एक करेंसी मैनिपुलेशंस भी इकोनॉमिक वॉरफेयर में किया जाएगा। जैसे कि यदि चाइना ये बहुत टाइम से पहले करता आ रहा है, क्या करता है, क्या करता है, मान लीजिए उसका चाइना का कोई गुड्स है, चाइना का गुड्स है, उस गुड्स को वो क्या करता है कि मान लीजिए उसको बनाने में उसको कितना लगा है रेनमी, यदि 50 रेनमी उसको लगा है, तो वो क्या करेगा, 50 रेनमी के जगह पे यदि लगेगा, तो यदि वो एक्सपोर्ट करेगा तो फिर यहाँ पे जाके इंटरनेशनल मार्केट में कितने में बिकेगा भाई, टैक्स वैक्स लगा के मान लीजिए 60 रेनमी में बिकेगा, ठीक, 60 रेनमी में बिकेगा। अब ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दूसरे से compete करना पड़ेगा इसको, ठीक, दूसरे से compete करने में ये मान लीजिए दूसरा भी यदि प्रोडक्ट है, दूसरे कंट्री का भी प्रोडक्ट है, यदि वो भी 60 रनवे में ही बिकेगा, तो फिर चाइनीज़ का क्यों लेगा, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं लेगा, क्योंकि चाइनीज़ के क्वालिटी को लेकर भी थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है। तो चाइनीज़ यहाँ पे क्या करता है, गवर्नमेंट इस 50 रेनबी का जो प्रोडक्ट किसी ने तैयार किया है, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे सब्सिडी दे देगा और इस 50 रेनबी को 25 रेनबी में कर देगा। तो यहाँ का जो एक्सपोर्टर है, ये 25 रेनबी ये यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में उसको टैक्स लगा के 35 में बेच देगा, 35 में बेच देगा। और तो यहाँ पे उसका गुड्स हो गया 35 का, आपका 60 का है, तो चाइनीज गुड्स बिकता है, ठीक, ठीक। तो मतलब जो एक्चुअल प्रोड्यूसिंग प्राइस है उससे भी कम में इंटरनेशनल मार्केट में बेच देना, वो क्या होता है, एक तरीके से आप डंप कर रहे हैं, ठीक, डंप कर रहे हैं अपने गुड्स को। ये भी एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक टूल्स है जिसको चाइना बहुत अच्छी तरीके से करता है। दूसरा क्या होता है, करेंसी डिवैल्यूएशन एक तरीके से किया जाता है, करेंसी डिवैल्यूएशन किया जाता है। आप मान लीजिए $1 बदले में 4 रेनमी है, ठीक, तो अपने 4 रेनमी है, और अब क्या करता है कि अपने करेंसी को डॉलर के रिस्पेक्ट में और कम कर देता है, जो भाई 8 रेनमी कर देता है, ठीक, 8 रेनमी कर देता है। तो उससे क्या होगा कि भाई चाइना का ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो इसको भी एक तरीके से इकोनॉमिक वॉरफेयर में एक टूल्स की तरह यूज किया जाता है, समझ गए। यदि अदर टूल्स की हम बात करें, तो देखिए एक जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की तो बात की ही है, इकोनॉमिक वॉरफेयर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की तो बात की ही है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है ट्रेड। जैसे कि देखिए चाइना का जो हुआई कंपनी को लेकर जो वेस्ट है, वेस्ट में आप यूएस से लेके जितने भी यूरोपियन था, उस सब ने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, भाई ये हुआई को हम आने नहीं देंगे, ठीक है। फिर चाइनीज़ का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगा दिया, पूरे यूरोप और वेस्ट ने लगा दिया, भाई इसको आने नहीं देंगे। तो ये ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस का यूज किया जाता है इकोनॉमिक वॉरफेयर के रेस्पेक्ट में। नबल ब्लॉकेट हो गया, करेंसी या फाइनेंशियल सिस्टम का होता ही है। और और नेक्स्ट यदि देखोगे तो इकोनॉमिक वॉरफेयर में एक होता है रिसोर्स कंट्रोल। रिसोर्स कंट्रोल भी मैंने आपको इसमें यहाँ पे डिस्कस किया कि रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में कंट्रोल किया, ठीक, रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल किया, बताया था आपको कैसे किया जाता है। उसके बाद यदि देखोगे तो रेयर अर्थ मिनरल्स को हटाओ, तो यदि देखोगे, तो मान लीजिए कि कोई कंट्री है, वो ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, ठीक, ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, जैसे कि जापान है, तो जापान का यदि देखोगे तो 93% उसको ऑयल खरीदना पड़ता है। इंडिया का देखोगे तो 80% ऑयल खरीदना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब रिसोर्स का क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जैसे कि जीसीसी है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, वो क्या करेगा, या तो ऑयल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, जो भाई हम अभी ऑयल का प्रोडक्शन वो नीचे कर दिया, प्रोडक्शन को कम कर देगा। तो जैसे ही प्रोडक्शन को कम कर देगा तो डिमांड तो सेम ही है, क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक, रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यदि आप में ऑयल के लेकर मान लीजिए आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे कि इसको काउंटर करने के लिए रसिया क्या करता है, जैसे ही इसने प्रोडक्शन को कम कर दिया तो फिर रशिया क्या करता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है, तो फिर ये स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन यदि रशिया के साथ आपका रिलेशन अच्छा है तो ठीक, तो ये एक रिसोर्स कंट्रोल का है। जैसे 70s के दौर में देखे होंगे किस तरीके से ऑयल क्राइसिस आया था, या अभी के टाइम में जो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से रिसोर्स कंट्रोल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रिसोर्स ब्लॉकेट किया जा रहा है। रिसोर्स ब्लॉकेट आप देखोगे तो इसको आप इकोनॉमिक वॉरफेयर में ले सकते हैं। ईरान को आप यदि देखोगे तो दो तरीके से लड़ रहा है, एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है और दूसरा तो एक डायरेक्ट जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो तो कर ही रहा है। कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो मिलिट्री के साथ वॉरफेयर करी, और इकोनॉमिक वॉरफेयर में वो क्या कर रहा है कि ट्रेड रूट को वो
ब्लॉक कर रहा है, ट्रेड रूट ब्लॉक कर देगा तो वर्ल्ड इससे इफेक्टेड होगा। ठीक, अब हम यदि हम ये कुल मिलाकर वॉरफेयर में देखेंगे, एक वॉरफेयर एक इकोनॉमिक वॉरफेयर में यदि आप देखोगे तो एक ये इसको हम फेक करेंसी को भी हम इकोनॉमिक वॉरफेयर में रख सकते हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर में रख सकते हैं। इस फेक करेंसी को आप क्या कहते हैं, देखिए अदर जो होता है इकोनॉमिक वॉरफेयर वो डायरेक्ट होता है, उसमें पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता है। लेकिन फेक करेंसी करेंसी का जो काम है वो डायरेक्ट आपके इकोनॉमिक को इफेक्ट करता है, इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। यहाँ पर भी आपका डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्ट होता है फेक करेंसी। एक तरीके से कह सकते हैं आप बैड एलिमेंट को यूज करके, ड्रग्स को यूज करके, मतलब जो भी आपका ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको यूज करके आपकी इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश की जाती है। जैसे फेक करेंसी क्या है, ये देखिए, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के पास में इंडिया की सरकार के पास में मान लीजिए कि 500 बिलियन का करेंसी है। ठीक, समझ गए, 500 बिलियन के करेंसी से उसकी इकोनॉमी चल रही है। तो जो आपका एडवर्सरी है पाकिस्तान ही है, वो क्या करेगा, करेंसी को प्रिंट करेगा, सेम करेंसी को प्रिंट करके और इंडिया के अंदर वो करेंसी को डंप कर देगा। ठीक, अब डंप करेगा। अब 500 बिलियन का करेंसी है, यदि 250 तो आपका इकोनॉमी एकदम स्मूथली काम कर रहा है, सबके पास पैसे है, जो भी है खरीदना चल रहा है, इन्फ्लेशन यहाँ पे ठीक ठाक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 250 बिलियन करेंसी ये इसमें इन्फ्यूज कर दिया पाकिस्तान फेक करेंसी, तो आपका 750 बिलियन आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ही 750 बिलियन आ जाएगा तो आपके जो करेंसी की संख्या बढ़ गया, तो मतलब इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई तो सेम ही है, गुड्स तो उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, तो पहले 500 बिलियन में उतना ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 750 बिलियन में उतना ही कर रहे थे। आपके मार्केट में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा, आपके मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, आपकी मनी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, आपकी मनी की परचेजिंग पावर कमजोर हो जाएगा। ठीक, और जब आपका मनी कब कमजोर हो गया और वीक हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका जो एसेंशियल एलिमेंट जो आप एसेंशियल खरीदते हैं कहाँ से, एसेंशियल जैसे कि ऑयल है, ऑयल तो आप खरीदते हैं वर्ल्ड के मार्केट से। ठीक, तो आपको डॉलर देना पड़ता है। ठीक, तो फिर आपके पास आपकी मनी कमजोर होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को अपने पास खरीद नहीं, मतलब रख नहीं पाओगे, खरीद नहीं पाओगे, तो फिर क्या होगा, आपकी मनी और कमजोर होती जाएगी। ठीक, तो पैसा का जो परचेजिंग पावर है वो, परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो इससे वीक हो जाता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक वॉरफेयर में इसको यूज किया जाता है, समझ गए। यदि हम ये हिस्टोरिकल मतलब एग्जांपल में देखें कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर का कहाँ कहाँ यूज़ किया गया, देखिए इकोनॉमिक वॉरफेयर में आप देखोगे तो इसको ये फर्स्ट टाइम ये यूज़ नहीं हुआ है, बहुत पहले से किया था। आप एंशियंट ईरा में भी देखोगे, रोमन के टाइम में भी इकोनॉमिक वॉरफेयर का यूज़ किया गया। इकोनॉमिक वॉरफेयर में इसमें बेसिकली हम नवल ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं। ठीक, नेपोलियनिक ईरा के अंदर भी आप देखोगे, नेपोलियनिक ईरा में भी इकोनॉमिक ब्लॉकेट का यूज़ किया गया था, नवल ब्लॉकेट का यूज़ किया गया था। नवल ब्लॉकेट का यूज़ ब्रिटिश करता था, किसके, जब नेपोलियन ने अपना कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट किया था, तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया था, जो इसका सप्लाई लाइन, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था, ब्रिटिश के सप्लाई लाइन को काट दिया कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू। ठीक, भाई लैंड के थ्रू किसी भी तरीके का सप्लाई होता था तो उसको नेपोलियन काट दिया, तो फिर ये ब्रिटिश ने क्या किया था, नेपोलियन को नवल ब्लॉकेट करने की कोशिश की थी। ठीक, समझ गए। और फिर कोल्ड वॉर के टाइम में देखोगे तो ये किया गया। तो इस तरीके से इकोनॉमिक वॉरफेयर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए यदि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हम लोग मतलब इंडिया के बारे में क्यों इस तरीके की बात करते हैं कि जो भाई हमारा देश में, आप एक किसी भी तरीके का एक कह सकते हैं झूठ नहीं कह सकते हैं, तो एक तरीके से एक माहौल क्रिएट करना कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम वो ऐसे बन गए, वैसे बन गए। नहीं, रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी आप यदि देखोगे तो अभी भी हमारी इकोनॉमी जो है वो कितना है, सिर्फ 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ठीक, ट्रिलियन डॉलर की हम लोग इतनी इकोनॉमी हो गया है। लेकिन आप यदि जीडीपी में देखोगे तो आपका जो मेन जो बेस होना चाहिए, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना है, 20 से 25% के लगभग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ठीक, और इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप क्या प्रोड्यूस करते हो, आपका कोई बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं बहुत ऐसे कोई गुड्स आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो जो कि आपके ऊपर वर्ल्ड डिपेंडेंट हो। आपको इकोनॉमी को उस तरीके से बनाना होगा कि वर्ल्ड को आप अपने ऊपर डिपेंडेंट करोगे।
तब जाके आप इकोनॉमिक वॉरफेयर या इस तरीके का यूज़ कर सकते हो, ठीक? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जीडीपी में जो आप कंट्रीब्यूशंस है सेकेंडरी सेक्टर को, उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना पड़ेगा, तभी जाके आप एक सुपर पावर की तरह आप काम कर सकते हो, सुपर पावर बन सकते हो या विश्व गुरु बन सकते हो, तभी जाके हो सकता है। अदरवाइज जीडीपी में आप देखोगे तो 60% तो आपका सर्विस सेक्टर है। सबसे सर्विस सेक्टर में यदि देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब से दौर आया है, तो उसमें सर्विस सेक्टर का कुछ जो है आपका जैसे फाइनेंशियल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो गया, इस सब पे आपको इफेक्ट करेगा, ठीक? ये तो जीडीपी को इफेक्ट हिट करेगा। तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको सेकेंडरी सेक्टर को आपको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ज़रूरत होगी, बननी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं बननी ही पड़ेगी, तभी जाके आप एक सुपर पावर बन सकते हो। अदरवाइज ये झूठ मूठ का एक हवा क्रिएट करने से कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर नेवल ब्लॉकेड और एक तरीके से इकोनॉमिक वॉरफेयर को हम लोग देखें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।